गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। और आज का मौसम, आज की जो आगाज़ है, आज का आगाज़ है सॉरी, जो दिन का वो बड़ा प्यारा है और हम इसमें देख रहे हैं कि बारिश हो रही है और बहुत खूबसूरत मौसम आज का है। अब ऐसे में जो अपने अपने घरों से निकला उसमें हम देख रहे हैं कि रास्तों में ज़रा लोग लेट भी हुए होंगे चूँकि ज़रा आज मौसम ऐसा है। रास्ते में सभी मैंने देखा कि स्पेशली जो ओवरहेड्स होते हैं उसके नीचे लोग खड़े होते हैं। अच्छा। अंडरपास पे भी स्पेशली बाइक्स वाले चूँकि ज़ाहिर है उनके लिए ज़्यादा खतरा होता है। एट द सेम टाइम श्रीनगर हाईवे पे अफसोसनाक वाक़यात भी हमने देखे। गाड़ियों 4 गाड़ियां एक साथ यस होता है कि अगले ने ब्रेक लगाई तो पीछे से क्योंकि आप बहुत तेज बारिश जब होती है तो जाहिर सी बात है कि रोड स्लिपरी होती है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपकी गाड़ी स्लिप हो सकती है, खुदा ना खास्ता। तो आप अपने एक डिस्टेंस जो है वो अच्छा खासा रखें। और डिस्टेंस रखने का मकसद, एक तो मसला यहाँ पे क्या होता है, मसला ये होता है कि जब आप एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे एक और गाड़ी जो है वो एंटर हो जाती है। सो उसके बाद भी एक रेस लग जाती है कि अच्छा अब हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं, अब एक और गाड़ी को आप जगह देंगे। इससे बेहतर है कि आप डिस्टेंस उतना रखें ही ना कि जिससे आप मतलब सेफ रह सकें। सो ये मेरा ख्याल है तमाम लोगों को जो ड्राइव करने वाले स्पेशली इनको तो मुझे नहीं पता कि कहाँ की जल्दी होती है और किधर लोगों ने पहुँचना होता है, या 10 मिनट पहले नहीं पहुँच सकते। नहीं शुएब, ये जो ओवरटेक करते हैं, मतलब मैं कहती हूँ लोगों को शर्म भी नहीं आती कि आप एक तो अपनी जिंदगी दाव पे लगाते हैं, आप दूसरे की जिंदगी दाव पे लगाते हैं। किसी का जानी नुकसान, किसी का माली नुकसान हो सकता है। सो आप केयरफुल क्यों नहीं रहते? आप 10 मिनट लेट पहुंच जाए, इसमें ऐसी क्या बात है? एब्सोल्युटली। जो बात है सबीना आपने की ना कि एक डिस्टेंस मेंटेन आप रखते हैं ड्राइव करते हुए, इसमें बड़ा अच्छा कहा कि आपने डिस्टेंस मेंटेन किया। यहाँ से एक और साहब ने गाड़ी अंदर डाल दी। प्लीज डोंट डू दैट। ज़ाहिर ये एक बड़ी बुरी बात है। हाँ, बुरी बात के अलावा ज़ाहिर है ये ख़राब आपको करेगा, आपका रास्ता मुतासर हो जाता है, ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। अच्छा तो चलें, कमिंग बैक टू द वेदर। बहुत गर्मी थी कल शाम को जो ऐसी गर्मी थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे हवा बंद होगी है और बहुत बुरे हालात थे। लेकिन फिर रात को हमने देखा कि अचानक से बारिश होना, बहुत लेट हुई सभी, बहुत लेट बारिश हुई। हाँ बहुत लेट, लेकिन मौसम थोड़ा बेहतर होना शुरू हो गया था। लेट बारिश हुई और आज सुबह से जुड़वा शहरों में बहुत तेज बारिश हो रही है और आज पूरा दिन बारिश रहने की पेशन गोई है। इस वक्त भी बारिश हो रही है। अच्छा जब मैं घर से निकला तो बारिश हल्की थी, तो फिर रास्ते में देखा बारिश बहुत तेज थी। अच्छा आज भी कहा जा रहा है कि मजीद बारिश की पेश गोई है जुड़वा शहरों में, लेकिन ये तो सिर्फ बात हम रावलपिंडी इस्लामाबाद की कर रहे हैं। अगर पूरे मुल्क की बात करें तो आज मौसम कैसा रहेगा इसकी बात हम करेंगे। चूंकि पंजाब में हम देख रहे हैं मानसून का स्पेल जारी है। लाहौर में माल रोड हो, अनारकली बाजार हो, अवान टाउन हो, इसके अतराफ में बारिश हुई। गुजरांवाला, शेखुपुरा, खारियां, लाला मूसा, गिरदोनवाह यहाँ पर भी बादल बरसे। पसरूर, नौशहरा वर्का, कामों की, वजीराबाद यहाँ पर भी तेज़ हवाएं चली, गरज चमक के साथ बारिश हुई। और एक जो मसला हुआ नशेबी इलाकों से मुताल्लिक़ खबरें आने ज़ेरे आब आ गए। अच्छा अभी जो आवाज आ रही है सभी इस वक्त, मैं वही कह रही हूँ कि हम अच्छा खासा जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। एक तो हमारा कान बंद कर दीजिए, दूसरा बारिश की आवाज काफी ज्यादा है। सो ऑब्वियसली हम जरा सोच रहे हैं कि अच्छा हम बोल क्या रहे हैं, आवाज गूंज के हमें यहाँ से आवाज आ रही हो और बारिश की तेज आवाज आ रही हो तो हम और मुझे सबीन को दूसरे की समझ भी ना आ रही हो, एक दूसरे की आवाज भी नहीं आ रही। अच्छा जी, सो अब अगर देखा जाए कराची की बात की जाए तो कराची वहाँ पर भी मुख्तलिफ इलाकों में जो है वहाँ पर भी बारिश बरसी। बारिश बरसी, सही हो ना? बादल बरसे, बारिश बरसी, बादल। हाँ ओके फाइन, बारिश हुई, ओके व्हाटएवर, बादल बरसे, इट्स फाइन, एक ही बात है। मलीर की बात की जाए और एयरपोर्ट के अतराफ की बात की जाए, वहाँ पर भी बारिश हुई है। और इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर देखा है बूंदाबांदी भी हमने देखी और तेज हवाएं बिल्कुल ऐसे ही है। तो चलिए हम ज़रा बात मौसम की कर रहे हैं जो है वो, और मौसम को अगर एक जुमले में कहें सबीन के एट लार्जर पिक्चर तो मौसम खुशगवार है, मौसम बेहतर है, मौसम अच्छा। गर्मी का जोर टूट चुका है। अच्छा अब फिर गर्मी वापस आएगी? नहीं गर्मी तो आएगी, अभी आप आज ही देख लेना, किसी वक्त में बारिश से रुकेगी तो गर्मी आएगी। आपने क्या सोच लिया कि फौरन से मौसम अच्छा हो जाएगा? अच्छा वो कौन लोग हैं जो कहते हैं ना हमें जी समर्स बहुत पसंद है, समर हमें ऐसे लोग कहते हैं, स्पेशली वो लोग जो कि ठंडे इलाकों में रहते हैं सभी, वो तो इंतजार करते हैं ऐसे मौसम का, उन्हें गर्मी क्योंकि वहाँ पे गर्मी कुछ कम होती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें तो जो अगर मैदानी इलाकों में रहते हैं जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है वो ज़ाहिर है मुतासिर ज़्यादा होता है। अच्छा मेरे एक दोस्त है बहावलपुर में, उन्होंने मुझे कल कहा जी आप बहावलपुर में आए ना। मैंने कहा मैं बहावलपुर में क्या करने आऊँ, वहाँ पे इतनी गर्मी है। तो मैंने कहा वैसे तो गर्मी इस्लामाबाद में, लेकिन ज़ाहिर है बहावलपुर में गर्मी ज़्यादा होगी। तो मेरा सिर्फ पॉइंट है कि हाँ, क्योंकि मेरा रुख हमेशा पहाड़ों की तरफ होता है, तो जब मुझे कोई मैदानी इलाके से कहे ना कि आप इस तरफ आए, मैं कहता हूँ अभी नहीं, दैट्स नॉट द राइट टाइम, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। सही बात, तो इसलिए मेरा इनकार ही होता है, कोरा इनकार होता है। आगे चल के आप देखेंगे आगे चीन लेकर चले आज।
आज चीन लेकर चले। चीन में क्या हुआ? अच्छा, कल वीडियो बड़ी जबरदस्त एक वायरल हुई थी कुछ रोज से सोशल मीडिया पे, जो घोड़े भाग रहे हैं। वो चरागा चीन की तो है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। हजारों घोड़े हैं, दौड़ रहे हैं, और दिलचस्प वीडियो है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और इस पर खूबसूरत मंजर से हम सब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। आप भी इंजॉय करेंगे। देखें ना, इतना प्यारा सा मंजर है। ये चीन का खित्ता है सिंकियांग, जहां हजारों की तादाद में घोड़े एक साथ दौड़ते नजर आ रहे हैं। और अच्छा, उनकी आवाज़ें चेक करें, बड़े मज़े की उनकी साउंड भी आ रही है। और हुकाम ये कहते हैं कि जो टूरिस्ट हैं वो ऐसे मनाजिर देखने के लिए बड़ी तादाद में इस इलाके का रुख करते हैं। अच्छा ही नहीं है, वहाँ का एक माहौल ऐसा होता है, टूरिस्ट जाते ही इसलिए देखने के लिए कि इतनी बड़ी तादाद में घोड़ों को देखें। और ज़ाहिर हर नस्ल के घोड़े वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो लोग बड़े शौकीन भी होते हैं हॉर्स राइडिंग के या घोड़े देखने के, घोड़े रखने के, तो इस लिहाज से लोग वहाँ पर जाते हैं और लोग जो है वो इंजॉय कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। अब जाहिर है सोलर, अब हम जिससे बात करते कहते हैं मुफ्त सोलर दे रहे हैं हम। मुफ्त तो खैर नहीं दे रहे हैं कुछ लोगों को मुफ्त, अरे मिल रहा है ना, पंजाब में मुफ्त नहीं मिल रहा, मुफ्ती है ना, मिल गई है ना। हाँ, तो जब मिल जाएंगे तो मैं तब उसको समझूंगा। अरे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है ना, तो इट मींस कि बस मिल रहे हैं ना। ओके, बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त। आपके टैक्स के पैसों को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके और जाहिर सी बात है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इस बात को ज़ाहिर मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, आपने जी सुना क्या होगा, अब जिस तरह हम बात कर रहे हैं सोलर की, कि किस तरह से सोलर का अब फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो ऐसा ऐसा अब देखा जाए तो नई नई इनोवेशंस आना शुरू हो गई हैं। अब सोलर एनर्जी से उड़ने वाले हवाई जहाज़ भी दिखाई देंगे बहुत जल्द। अच्छा, स्विट्ज़रलैंड में हुआ है, कंपनी ने शमसी तवानाई से चलने वाले इलेक्ट्रिकल जो हवाई जहाज़ होता है उसने उसको 10,000 मीटर की बुलंदी पर उड़ाकर एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर लिया। और अच्छा, अब कोशिश ये है कि जो कंपनी है वो ये भी कह रही है कि ये एक बड़ा ही सक्सेसफुल किस्म का एक्सपेरिमेंट रहा है, और अब जो है अब बहुत जल्द जहाज जो है वो कमर्शियली आप देखेंगे कि उड़ रहे होंगे। वाओ, इतनी बुलंदी। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग सबीन के थोड़ी सी भी अगर मिस कैलकुलेशन हो जाए, अगर बारिश हो जाए, मौसम चेंज हो जाए, तो ज़ाहिर है वो फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा। मुझे लगता है कि शायद ड्यूल होगा ना, क्योंकि सोलर जब होता है तो उसके साथ साथ जाहिर है वो पेट्रोल का भी एक होता ही है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, वरना तो वक्त बारिश बहुत तेज है, भी बताते चले हमें जो है। अच्छा, मजे की बात यह है, अब हम इस चीज़ को बड़ा एंजॉय भी करते हैं। जो हमारा स्टूडियो है वो होता है जिस टॉप फ्लोर पे है, सो जाहिर छत है ऊपर, तो जाहिर सी बात है जब बारिश होती है तो आवाज भी आती है। मतलब ऊपर फ्लोर नहीं है, ज्यादा बारिश हो तो ज्यादा आवाज आती है। तो यही बात आपको बता रही हूँ ना कि हम बड़ा एंजॉय करते हैं इस मोमेंट को, कि जब हम शो भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, और खूबसूरत सी जो है वो आवाज़ भी हमें आ रही होती है। सो ज़ाहिर है ऊंचा में बोलना होगा, बोले। मैं ऊंचा बोलता हूँ, ऑलरेडी इतना ऊंचा बोलता हूँ। अच्छा, इसमें जो बात हम चुके इससे पहले जिस खबर की कर रहे थे सोलर वाली, तो मौसम चेंज हो जाए, सभी ने अगर बारिश हो जाए तो जो आपने खैर उससे मुझे कह दिया कि जब ड्यूल हो सकता है, हाइब्रिड हो सकता है, सोलर के साथ साथ वो अपने फ्यूल पे इतना बड़ा रिस्क जहाज पे तो कोई नहीं लेता, वैसे भी नहीं लेना चाहिए, किसी भी चीज़ पर रिस्क लेना नहीं चाहिए। चलें, मूविंग फॉरवर्ड, आईफिल टावर लेकर चलूं आपको। वहां पर क्या आतिशबाजी हुई है। वैसे मैं कतन सपोर्ट नहीं करता आतिशबाजी को कहीं पर भी, लेकिन ये मंजर जरा प्यारा है। अरे फायरवर्क्स है ये, तो पोल्यूशन होती है, कोई बात एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होता ये। अच्छा, ओके। लेकिन बहरहाल ये आतिशबाजी हुई है वहाँ पर, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है। इस पर आपको हम स्क्रीन पर दिखाते भी हैं कि ये है आईफिल टावर, और देखिए कैसे वहाँ पर रंगों की बरसात है, आसमान रोशनियों में नहा गया है। ये आईफिल टावर के आसपास का मंजर है, और आसमान देखिए कभी पिंक हो जाता है, कभी नीला हो जाता है, और वहाँ पर लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। आई डोंट नो कि इवेंट क्या था, बट आतिशबाजी हुई है, लोग एंजॉय कर रहे हैं इसको। बस कहते हैं खुश रहने के लिए वजह नहीं ढूंढनी चाहिए, बस खुश रहना चाहिए। ये भी ठीक है। सेलिब्रेशन के लिए वजह नहीं ढूंढनी चाहिए, बस सेलिब्रेट करना चाहिए। विदाउट एनी रीजन सेलिब्रेशन, फाइन, ठीक है, इट्स ओके। ओके, मतलब दिस इज समथिंग न्यू कि आप ऐसा करते हैं, और आप सोचते क्या है इससे मुताल्लिक। व्यूअर्स से भी जरा पूछते हैं कि वो क्या विदाउट एनी रीजन कि आप कोई चीज सेलिब्रेट कर सकते हैं। आई थिंक देयर मस्ट बी अ रीजन टू सेलिब्रेट समथिंग। नहीं, आई थिंक इट्स ओके, आपकी मर्जी है, जैसे आपकी मर्जी, जैसा आपका दिल करे। ओके, आप यूं करें, आज मौसम अच्छा है, आप इसे सेलिब्रेट करें, आप टीम को लेकर जाएं कहीं पर जहां पर पकौड़े मिलते हों। देखिए, हम सबको यही बात करें। अच्छा, ये तो इस्लामाबाद रावलपिंडी की बात करें, बट ओवरऑल भी बारिशें जहाँ पर हो रही हैं, बिला जरूरत बाहर ना निकलें, घर के अंदर बैठ के मौसम को एंजॉय करें। उन्होंने कहा है कि मुझे पकौड़े नहीं खिलाने दो। अब आप ऑफिस में रहें, अब आप शाम को जब बारिश खत्म हो जाए, थोड़ी कम हो जाए, उसके बाद अब घर से निकलें, मतलब ऑफिस से निकलें। अच्छा, घर ही है ये भी, लेकिन बात ये कि क्या 12 बजे के आसपास आप मुझे पकौड़े खिलाने नहीं लेकर जाएंगी ट्रेल 5? वो नहीं, आगे बढ़ते। कोरा इनकार है,
आगे बढ़ते हैं, आपको लेकर चलते हैं ब्राज़ील। अच्छा, वहाँ पर शदीद बारिशों और सैलाब के बाद साइंसदानों के हाथ एक बड़ा खजाना लग गया है। पकौड़े पकोड़े नहीं लग गए हैं। अच्छा, ये रियासत जो है ये बड़ा मुश्किल नाम है। रियो ग्रांडे डो सेल, यहाँ पर हुआ ये कि साइंसदानों को डायनासोर मैंने एक दफा दोबारा सुनना है, क्या था? नहीं, दोबारा कैसे बताऊं मैं आपको। अच्छा, रियो ग्रांडे डो सेल, ओह माय गॉड, ओके, यहाँ पर क्या हुआ है? डायनासोर की 23 करोड़ साल पुरानी बाकियात मिली हैं। ओके, मुहक्किकीन इस दरियाफ्त पर बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इससे उस बड़े जानवर के बारे में तहकीक में खासी मदद मिलेगी। अच्छा, तो ज़ाहिर है ये हम आपको दिखा भी रहे हैं। इस वक्त छोटा जो विजुअल सामने आया है कि बारिश और सैलाब के बाद ये हुआ कि वो जो फॉसिल है वो थोड़ा सा क्लियर हुआ और इससे अब उनको रिसर्च में खासी मदद मिलेगी। अच्छा, मजीद जो है वो ज़ाहिर है पता चल सकेगा डायनासोर के बारे में। एब्सोल्युटली। तो वैसे भी एक्सकैवेशंस ज़रा हो रही होती हैं साथ साथ, और उसमें अगर मौसम की वजह से ये हो रहा है तो एक हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट या अदरवाइज तो मौसम की जो तबाही है वो मुतासिर ही करती है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब जरा बात करते हैं कल एक और खबर जो ज़ेरे गर्दिश थी, जो बाद में झूठी निकली कि नहीं, वो स्टार्ट से झूठी थी। हर तरफ चलना शुरू हो गया कि मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान जो है वो दुबई में जो है ज़ाहिर है ये कहा गया कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बट उसके कुछ देर के बाद ही जैसे ही ये खबर जो है वो सोशल मीडिया पे आई तो उसके बाद जो है वो उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया और जिसमें उन्होंने कहा कि मैं गिरफ्तार नहीं हुआ, ये खबर बिल्कुल झूठी, आपको सुनाते हैं। एवरीथिंग इज़ फाइन। और मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि घटिया अफवाहों पे बिल्कुल भी कान ना धरें। ऐसा कुछ नहीं है जैसा दुश्मन जो है वो सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह ताला मैं जल्द अपने वतन अजीज में वापस आऊंगा, आप सब लोगों के पास आऊंगा और इंशाल्लाह ताला एक बहुत सुपर हिट गानों के साथ जो है वो आपको महसूस करेंगे। और राहत फ़तेह अली खान से मुताल्लिक जिसने भी खबर चलाई, जिसने भी खबर शेयर की, जिसने भी उसको तहकीक किए बगैर शाया किया या जारी किया, उससे मुताल्लिक गालिबन ये कह रहे हैं कि वो दुश्मन है मेरा। उन्होंने कहा दुश्मन ये काम ना करें। चले आगे बढ़ते हैं जी और ब्रेक लेते हैं जी, स्टे विद अस। ओके, वेलकम बैक। कल का दिन बड़ा अहम दिन, DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों और डिजिटल दहशतगर्दों दोनों का टारगेट फौज है। डिजिटल दहशतगर्द सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ से अपने मजमूम अज़ाइम थोपते हैं। दहशतगर्दों के नाम तो पता होते हैं लेकिन जो डिजिटल दहशतगर्द होते हैं उनका पता नहीं होता कि नाम क्या है, कहाँ है, कौन है। उन्होंने एग्जाम्पल दी, शाम की बात की, इराक की बात की, लीबिया का जिक्र किया कि वहाँ पर ऐसे ही नफरतें फैलाई गई थीं और पाकिस्तान में इससे बहुत बड़ा हमला हो रहा है। उन्होंने कहा वहाँ जो हुआ वो शायद 10, 15, 20% भी नहीं जो पाकिस्तान में हो रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी से मुतालिक बात करते हुए जो जिक्र वो कर रहे थे कि जो डिजिटल दहशतगर्दी है इसको कानून, मॉनिटरिंग और सज़ाओं ने रोकना है। इससे अगर रोकेंगे नहीं तो और बढ़ेगी। DGISPR ने यह भी कहा कि अदालती निज़ाम 9 मई के सहूलतकारों और मनसूबा साजों को ढील देगा, कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाएगा तो मुल्क में इंतशार होगा, फाशिज्म मजीद फैलेगा। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि बन्नू में ताजरों के अमन मार्च में मखसूस मनफी अनासर शामिल हुए, रियासत और फौज के खिलाफ नारेबाजी की, पथराव किया। कुछ मुसल्लह लोग थे जिन्होंने फायरिंग की, दीवार को गिराया, राशन लूटा। फौजी एहलकारों ने अहकामात और SOPs के मुताबिक जवाब दिया। उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बताया कि अगर कोई इस तरह का हमला होता है तो पहले रोका जाता है, क्लियरली बताया जाता है कि ये नहीं करना। फिर भी कोई ना रुके तो एरियल फायरिंग की जाती है, फिर भी कोई ना रुके तो फिर जिस तरह से बताया गया है उस तरह से काम किया जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के साथ डिजिटल दहशतगर्द मिलकर काम कर रहे थे, यानी वो बन्नू वाक़े का जिक्र कर रहे हैं और दहशतगर्दों को और डिजिटल दहशतगर्दों का जो रोल है उस पर वो बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया जिससे मुताल्लिक़ उन्होंने कहा कि दूसरे ममालिक के बच्चों की तस्वीरें वहाँ पर लगाई गई, अमन अमान वहाँ की सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी, पुलिस की जिम्मेदारी थी। तो इसलिए वो कहते हैं कि समझ नहीं आता एक सियासी जमात अपनी हुकूमत के खिलाफ क्यों एहतजाज करें। PTI का नाम नहीं लिया लेकिन बात PTI की है, चूँकि ज़ाहिर है PTI की गवर्नमेंट है इस वक्त KP में। तर्जुमान पाक फौज ने यह भी कहा कि अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत के पीछे कोई नज़रिया नहीं है, सिर्फ पैसा है। और ये कहा गया कि इंतहाई संजीदा इशूज़ को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। अज़्म में इस्तेहकाम इसकी मिसाल है। ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, ये दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत मुहिम है। और वो कहते हैं कि ज़रब अज़ब से या राह निजात से इसका गलत मवाजना किया जा रहा है।
वो कहते हैं कि सियासी माफिया अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने और बहुत सी बातें की और बहुत अहम बात जिसमें डिजिटल दहशतगर्द की टर्म उन्होंने इस्तेमाल की, तो ज़ाहिर है ये बहुत अहम है, जिस पर बाद में PTI की तरफ से एक रद्द अमल भी दिया गया, उनकी तरफ से इसको रिस्पॉन्ड भी किया गया। तो ज़ाहिर है ये सारी बातें आपके सामने हमने रखी हैं और उसके साथ साथ हम जब आगे बढ़ें तो PTI की बात करें तो PTI की मुश्किलात का जिक्र हम ज़रूर करेंगे, जिसमें कल एक गिरफ्तारी भी हुई। बिल्कुल, ऐसे रऊफ हसन साहब गिरफ्तार हुए और उसके साथ जो कोऑर्डिनेटर है इनके जो हैं जी अहमद वकास जंजुआ साहब, वो भी गिरफ्तार हुए। और जाहिर है ये एक हम देख रहे हैं कि गिरफ्तारियां होती हैं, फिर जो है वो छोड़ दिया जाता है, फिर एक नया केस बना दिया जाता है, तो ऐसे मामलात हम बार बार जो है वो देख ज़रूर हैं। अब PTI के मुश्किलात में इजाफा वो जाहिर है सामने नज़र आ भी रहा है और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो एक गैप है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ पर बात होती है मुज़ाकरात की कि मुज़ाकरात होने चाहिए और अवाम जो है वो उम्मीद लगाए बैठती है कि हुकूमत अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात होंगे, मुल्की मसाइल पर बातचीत होगी, वहीं पर गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाती हैं और उसके बाद हम इस किस्म की एक हम ये देख रहे होते हैं कि वो जो स्पेस कम करने की बात हो रही होती है तो वो स्पेस बढ़ना शुरू हो जाती है। सो इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और मारूफ एंकर पर्सन है हामिद मीर साहब। लेकिन इससे पहले सबीन सियासी माहौल की बात करें, उनसे इस पर तज्जिया लें, चूँकि आज का दिन हामिद मीर साहब के आज तो बर्थडे है उनकी, तो आई थिंक उनसे बर्थडे से मुताल्लिक ज़रूर हम आगाज़ करेंगे। हैप्पी बर्थडे हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया आज के दिन, तो मुबारकबाद तो कबूल कीजिए, सो कीजिए, साथ थोड़ा बताएं कि सालगिरह वैसे कैसे मनाते हैं मीर साहब? बहुत बहुत शुक्रिया। जो बर्थडे होती है, जाहिर बात है आपके फैमिली में कोई ना कोई जो है वो उसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करता है, प्रोवाइडेड कि आपके पास टाइम हो। तो जो बच्चे हैं वो एक छोटा सा रात को 12 बजे जो है वो केक वगैरह काट लेते हैं, बस इतना ही है। बाकी दोस्त अहबाब जो हैं उनकी तरफ से मुबारकबाद का सिलसिला 2-3 दिन पहले शुरू हो जाता है। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी केक तो कट जाता है, तोहफे भी मिलते हैं साथ में। अब तक का सबसे यादगार तोहफा कौन सा मिला आपको? देखिए, मैं तोहफे जो है वो आम तौर पे बहुत ज़्यादा तोहफे लेता नहीं हूँ, लेकिन फैमिली के अंदर से ही जो है वो तोहफे मुझे मिल जाते हैं। कोई 1-2 वाइफ ने दे दिया, बेटी ने दे दिया, बेटे ने दे दिया। तो इसके अलावा जो है वो तोहफे जो है ना, वो आजकल ज़माना जो है वो तोहफे तोहफ़ का ज़रा थोड़ा सा के हवाले से ज़रा एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, दोस्त अहबाब जो है, पुराने दोस्त अहबाब, वो अगर तोहफा दें तो वो मैं ले लेता हूँ, लेकिन जो आपके जान पहचान वाले लोग होते हैं ना, जिनके साथ आपकी कोई प्रोफेशनल डीलिंग होती है, ख़ास तौर पे सियासी लोग, तो उनसे मैं तोहफे जो है वो कोशिश करता हूँ ना ही लूँ। अच्छा मीर साहब, वैसे एक छोटा सा सिनेरियो अगर आपके सामने रखें, बर्थडे का मौका, वैसे तो आपने कहा कि जो बिल्कुल जिनसे बस हल्की फुल्की सलाम दो आप उनसे तोहफा नॉर्मली एक्सेप्ट करते नहीं हैं, लेकिन कोई अगर मीर साहब आपको बर्थडे पे लिफाफा दे तोहफे के तौर पर, तो क्या आप वो लिफाफा कबूल करेंगे? मेरे जो दोस्त है ना, ख्वाह वो सियासी हो या गैर सियासी, तो वो बड़े समझदार लोग हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ। तो वो अगर मुझे कुछ देंगे तो कोई परफ्यूम का तोहफा दे देंगे या कोई टाई वगैरह दे देंगे। जो लिफाफा है, अल्लाह का फजल है, लिफाफे की आज तक ना मुझे किसी ने पेशकश की है, ना ही मेरे ऐसे दोस्त हैं जो लिफाफे के ज़रिए अपनी मोहब्बत का इजहार करें। हाँ, हम किसी ज़माने में ये समझते थे कि जो लिफाफा होता है उसमें तो कोई मोहब्बतनामा होता है, लेकिन बाद में जो पंजाब के एक सियासतदान थे, उन्होंने सहाफ़त में लिफाफों का काम शुरू कर दिया, तो उनकी वजह से सहाफ़त बड़ी बदनाम हुई है और आज भी ये काम वही कर रहे हैं, मेरा ख्याल है बाकी पार्टी। इसका मतलब ये चले आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ज़रा मुल्क की सियासी सूरत हाल पे बात करते हैं। मीर साहब, ज़ाहिर है आपका शुमार मुल्क के बाखबर तरीन सहाफ़ियों में होता है, ख़बरें आप तक सबसे पहले पहुँच भी जाती हैं और उसके बाद ज़ाहिर है आपकी एक राय भी होती है, एक एनालिसिस आपका अपना होता है। सो इस वक्त ये जो ख़बरें गूंज रही हैं, हुकूमत कब्ल इस वक्त ख़त्म होने की बात हो रही है, टेक्नोक्रेट हुकूमत आने की बात हो रही है, ये ख़बरें आप तक पहुँची हैं, इनमें कितने हक़ाइक़ आपको दिखाई देते हैं और आप किस तरह से इन ख़बरों को इनका जो है वो एनालिसिस करेंगे? मैं तो हमेशा ही पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती की हिमायत करता हूँ और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में जो कुछ भी हो वो आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि हमारे तमाम मसाइल का हल आइन के अंदर मौजूद है। मसला यह है कि हम इस आइन पर अमल दरामद नहीं करते। ये जो 1973 का आइन है, इसको हम लोग पढ़ने की जहमत गवारा नहीं करते। ये इतना अच्छा आइन है कि अगर आप इसके आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 40 तक पढ़ें, आपको पता चलेगा कि ये आइन जो है
ये पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट बनाने की तरफ लेके जाता है। ये एक ऐसा आइन है जो कहता है कि पाकिस्तान में 16 साल तक की उम्र का हर बच्चा जो है उसको मुफ्त तालीम मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिलती। ये आइन ये कहता है कि पाकिस्तान में हर शख्स को रोज़गार का और तालीम का हक मिलना चाहिए, लेकिन वो आपको नहीं मिलता। तो हम आइन पे अमल दरामद नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि हमारे हर मसले का हल इस आइन में मौजूद है और आइन से बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। अदलिया और हुकूमत के दरमियान कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये जो बातें हो रही है ना, जो आपने सवाल किया है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी, इसलिए कि पाकिस्तान में कभी किसी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की और हुकूमत मुद्दत पूरी करती है। जैसा कि नवाज शरीफ जब 2013 में आए तो उनकी हुकूमत ने मुद्दत पूरी की, लेकिन वो खुद 2017 में डिस्क्वालीफाई हो गए। उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी आ गए। इसी तरह उससे पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की हुकूमत 2008 से लेके और 2013 तक थी, तो गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई हो गए, उनकी जगह राजा परवेज अशरफ साहब आ गए। तो पार्टी की हुकूमत तो मुद्दत पूरी करती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो कभी मुद्दत पूरी नहीं करता। इसलिए अब शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि जी उनके अपने ही डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं जी हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके जो बाकी साथी हैं कैबिनेट में वो उनकी इस राय से इत्तेफाक नहीं करते। तो ये जो सरगोशियाँ हो रही हैं इस्लामाबाद में, इसकी बड़ी वजह जो है वो शायद एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है फिच, उसकी एक रिपोर्ट आई है, लेकिन उससे ज़्यादा इसकी जिम्मेदारी जो है वो जुडिशरी और गवर्नमेंट के दरमियान जो मुहाजरा है और फिर आपके डिफेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है उसमें जो कुछ भी होना चाहिए वो आइन के मुताबिक होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर होगी, मसलन खुदा न खास्ता कोई टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आती है तो टेक्नोक्रेट हमने आजमा के देख लिए हैं। बिल्कुल टेक्नोक्रेट हमारा कोई मसला हल नहीं कर सकते और टेक्नोक्रेट माजी में हमेशा नाकाम होते रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को आपस में अपनी लड़ाई ख़त्म करनी चाहिए और मौजूदा हुकूमत को जुडिशरी के साथ अपनी लड़ाई ख़त्म करनी चाहिए। अच्छा, ये लड़ाई ख़त्म होने की जो बात आपने की वो तो ज़ाहिर है हुकूमत और अपोजिशन से मुताल्लिक है, लेकिन जो खबरें आना शुरू हो गई कि वो जो इत्तेहाद है वो भी उस तरह का नहीं है। मैं पीपल्स पार्टी नून लीग की बात करूँ तो मीर साहब आपको क्या लग रहा है, पीपल्स पार्टी और नून लीग इनका ये साथ बरकरार लग रहा है, चलता नज़र आ रहा है आगे? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में बहुत इख्तलाफात रहे हैं, हम उनके ऐनी शाहिद हैं। आसिफ जरदारी साहब ने 13.5 साल से ज़्यादा अरसा जेल में गुजारा है। तो जरदारी साहब को जेल में किसने डाला? 1990 में पहली दफ़ा उनको जब जेल में डाला गया तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब को पहली दफ़ा किसने जेल में डाला? 1995 में शहबाज शरीफ साहब को पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जेल में डाला था। और फिर अब जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने जरदारी साहब को और शहबाज शरीफ दोनों को हुकूमत में डाला। तो आज अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो साथ है तो उसकी वजह इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ को डील करने के लिए तैयार नहीं है, उसके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। तो पीपल्स पार्टी ना चाहते हुए भी मुस्लिम लीग नून के साथ है। अब इमरान खान साहब जो है उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ तो दोस्ती पर आमादगी जाहिर कर दिया, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के साथ दोस्ती के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, पीपल्स पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो मुस्लिम लीग नून के साथ रहेगी। ये जो आप बातें सुन रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के मामले पे पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं। पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड है। बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से पहले पीपल्स पार्टी से पूछा गया था, शहबाज शरीफ साहब से बाद में पूछा गया था। तो ये फिलहाल साथ हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे का साथ इसलिए दे रहे हैं कि इमरान खान जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ चलने के लिए तैयार है। अच्छा मीर साहब, पीटीआई की मुश्किलात की अगर बात की जाए तो ये हम एक माहौल हम देख रहे होते हैं, गिरफ्तारी होती है, अमल में लाई जाती है, जिस तरह कल भी हमने देखा कि पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन साहब को उनको गिरफ्तार किया गया, पाबंदी की बात होती है, आर्टिकल 6 की बात होती है। पीटीआई की मुश्किलात में आपको कोई कमी होती दिखाई दे रही है या आपको लग रहा है कि इसमें इजाफा ही होता चला जाएगा? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना को कोई नया वाक़या नहीं है, पहले भी पाबंदी लगती रही है और माजी में जिस पॉलिटिकल पार्टी पर भी पाबंदी लगी उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान पर पाबंदी लगी थी, वो आज भी मौजूद है। फिर जमात इस्लामी पर पाबंदी लगी थी, वो आज भी मौजूद है। अवामी लीग पर पाबंदी लगाई गई थी जब उसने 1970 के इलेक्शन में अक्सरियत हासिल कर ली, वो आज बांग्लादेश पर हुकूमत कर रही है।
और उसके बाद फिर नैप थी, नेशनल अवामी पार्टी, उस पर पीपल्स पार्टी ने पाबंदी लगवाई थी 1975 में सुप्रीम कोर्ट के जरिए। वो नैप आज ANP की सूरत में मौजूद है और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी है। इमरान खान साहब ने 2021 में TLP पर पाबंदी लगाई थी, तहरीक लबैक पर। वो तहरीक लबैक भी पाकिस्तान में मौजूद है। तो अब अगर मुस्लिम लीग नून जो है वो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाएगी तो तहरीक इंसाफ किसी नए नाम से आ जाएगी और इमरान खान उसके लीडर रहेंगे और ये बैरिस्टर गौहर साहब, उमर यूब साहब, असद कैसर साहब, ये सारे जो हैं ये सियासत करते रहेंगे। तो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि तो आपकी नज़र में ज़ाहिर है पाबंदी लगाने का फायदा नहीं होगा। लेकिन इस वक्त ज़ाहिर है मुश्किलात तो हमें नजर आ रही हैं। मीर साहब, PTI इस वक्त क्या करे? KP असेंबली तहलील करने का ऑप्शन ये सामने नजर आता है या इसके अलावा भी आपको लगता है और ऑप्शंस भी है, कोई और कार्ड भी है जो कि खेल सकती है इस वक्त PTI? देखें मेरे भाई, 2018 में जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए थे तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब जेल में थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिसक्वालीफाई किया हुआ था और नवाज शरीफ साहब की पार्टी के, उनके ख़ानदान के बहुत से लोग गिरफ्तार थे। उस वक्त भी मुझे ये सवाल जब किया जाता था कि जी आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो कभी जेल से बाहर आएंगे, उनकी सियासत दोबारा रिवाइव होगी या नहीं होगी, और क्या मुस्तकबिल है मुस्लिम लीग नून का? तो मैं उस वक्त एक जवाब दिया करता था कि इमरान खान का दुश्मन नवाज शरीफ नहीं है, इमरान खान का दुश्मन इमरान खान है। तहरीक इंसाफ को ख़तरा मुस्लिम लीग नून से नहीं है, तहरीक इंसाफ को ख़तरा तहरीक इंसाफ से है। और बाद के जो हालात व वाक़यात हैं उन्होंने साबित किया कि तहरीक इंसाफ को बाहर से किसी ने सैबोटाज नहीं किया, वो अंदर से ही उनके इख्तिलाफात थे, अंदर से ही उनके लोग टूट के दूसरी तरफ गए। इमरान खान साहब ने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनानी, उनको रिलीफ देने के लिए जो कुछ भी करना है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने करना है। जिस तरह के नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए उन दोनों ने अपने लिए कुछ नहीं किया, जो भी किया इमरान खान ने किया। तो आज इमरान खान को रिलीफ देने के लिए जो भी करना है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की गलतियों ने करना है, जो कि मुझे लगता है कि शुरू हो चुकी हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान है, इसमें 2018 में कोई सोच नहीं सकता था कि नवाज शरीफ कभी जेल से बाहर आएगा और वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए डिसक्वालिफिकेशन उसकी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह आज कोई बहुत से लोग ये कहते हैं जी कि शायद इमरान खान जो है उनकी सियासत ख़त्म हो चुकी है और कभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि जो सियासतदान जेल में जाता है ना, वो बाहर खुद अपनी एफर्ट से नहीं आता, वो अपने मुखालिफ की गलतियों से बाहर आता है, मुखालिफ की गलतियों से ही वो दोबारा हुकूमत में आ जाता है। तो अगर ये नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इमरान खान की गलतियों से जेल से बाहर भी आ गए और उनकी पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आ गई, तो मुझे लगता है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब अगर इसी तरह गलतियां करते रहे तो इमरान खान साहब न सिर्फ जेल से बाहर आएंगे बल्कि दोबारा हुकूमत में भी आ सकते हैं। जी, अच्छा मीर साहब, आखिर में मैं ज़रूर एक कमेंट लूँगा आपसे। DGISPR की जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर उन्होंने बात भी की थी, बन्नू वाक़े का हवाला भी दिया था। अब ऐसे में जो उन्होंने टर्म इस्तेमाल की डिजिटल दहशतगर्द, तो क्या सिर्फ और सिर्फ बात PTI की कारकुनान की हो रही है? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सियासी जमात की बात हुई है? देखिए, उनका इशारा तो 100% PTI ही की तरफ है, लेकिन जो उन्होंने उसमें एक बात कही कि अदालती निज़ाम को ये चाहिए कि 9 मई के वाक़यात में जो लोग मुलव्वस हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो 9 मई के वाक़यात की तो मेरे जैसा आदमी हमायत नहीं कर सकता। मैंने तो उसकी पहले भी मजम्मत की थी और मैं ये समझता हूँ कि 9 मई को जिन लोगों ने शोहदा के मज़ारों पे हमला किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें इस चीज़ को भी सामने रखें कि अगर 9 मई के वाक़यात में कुछ लोगों पर मुकदमात दर्ज हैं और उन लोगों को अगर अदालतों से रिलीफ मिल रहा है तो सवाल यह है कि रिलीफ क्यों मिल रहा है। मसलन मैं DGISPR साहब को बड़े मुतबाना अंदाज में ये पूछता हूँ कि सनम जावेद जो है उस पर 9 मई के वाक़यात के हवाले से 14 मुकदमात दर्ज किए गए और लाहौर के थाना सरवर रोड में जिन इल्ज़ामात के तहत उन पर मुकदमा दर्ज होता है और वो 9 मई की रात को गिरफ्तार हो जाती हैं, उन्हीं मुकदमात पर, उन्हीं इल्ज़ामात पर उन पर गुजरांवाला में भी मुकदमा है, सरगोदा में भी मुकदमा है, फिर उन पर 10 मई को कोयटा में भी एक मुकदमा हो जाता है और फिर 1 साल के बाद उनके खिलाफ FIA जो है वो इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज कर लेती है। तो इसमें लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट फिर किधर जाए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे चुकी है कि एक ही इल्ज़ाम के तहत आप मल्टीपल FIR दर्ज नहीं कर सकते।
तो फिर सनम जावेद का जो वकील है वो लाहौर हाईकोर्ट में भी यही कहता है, देखें जी इस पे लाहौर में भी वही इल्ज़ाम है, गुजरावाला में भी वही इल्ज़ाम है, सरगोदा में, कोयटा में एक ही इल्ज़ाम है और एक ही टाइम पे एक ही शहर में ये किस तरह हो सकती है। तो कोर्ट क्या करे, कोर्ट उसकी जमानत कर देती है। फिर वो 1 साल के बाद FIA वाले इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज करते हैं, सनम जावेद को FIA गिरफ्तार कर लेती है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब डिटेल पेश होती है तो वहाँ पे FIA ये बता नहीं पाती कि हमें 1 साल बाद क्यों याद आया, हमने जो मुकदमा पिछले साल 9 मई को इस पर दर्ज करना था वो हमने जुलाई 2024 में क्यों दर्ज किया। तो यानी सिस्टम में कुछ फ्लॉज हैं जिसकी वजह से फिर आप जब देखें तो वो चाहे सिर्फ 9 मई की बात करें या फॉर दैट मैटर अगर हम किसी और केस का भी हवाला यहाँ पर दें तो अक्सर यही होता है कि फिर चीज़ें उस तरीके से आगे बढ़ नहीं पाती चूँकि लूप होल्स होते हैं हमारे सिस्टम में। हमें मीर साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि गर्मी में हमारा खाने को दिल नहीं करता, स्पेशली सुबह का नाश्ता करने को तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गर्मी हो, सर्दी हो, बहार हो, खिज़ा हो और 4 मौसम ही होते हैं ना। हाँ पाकिस्तान में तो 4 ही होते हैं तो ऑब्वियसली हाँ, तो वो बात होती है, वो नाश्ता भरपूर तरीके से करने को पसंद करते हो। और जब नाश्ता हो पेशावर का तो फिर क्या ही कहने, कौन इनकार कर सकता है। बात तो सही, नाश्ता कहीं का भी कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन नाश्ता अपने मूड को कैसे चेंज करता है? क्या नाश्ता आपके मूड को डिफाइन करता है? इसके लिए हम चलते हैं मनाहिल अरशद की रिपोर्ट की तरफ, जो कि पेशावर में उन्होंने ज़बरदस्त तैयार किया है, लोगों से राय लिया है कि नाश्ता कैसे मूड चेंज करता है। सुबह सवेरे मज़ेदार नाश्ता तो पेशावरियों की रिवायत है। ये मुख्तलिफ नाश्ते इंसानी मिजाज पर कैसे असरअंदाज होते हैं और पेशावरी सबसे ज़्यादा कौन सा नाश्ता पसंद करते हैं, आइए जानते हैं। गर्मी इतनी है, सारा दिन पानी पीता है, आपको पता है खाने को दिल करता नहीं है, तो इसलिए सुबह के टाइम मेरे ख्याल से तो नाश्ता ज़रूरी है। सुबह के टाइम जो है हलवा पूड़ी, पाए, चने ये ज़्यादातर खाए जाते हैं। नाश्ता होना लाजमी है, अगर खाली पेट होगा तो आप कोई वर्किंग नहीं कर सकेंगे। हम सबसे ज़्यादा पहले तो ये हलवा पूड़ी ये इधर खाते भी ले जाते भी है। बगैर नाश्ते से हमारा दिन नहीं गुजारते। नाश्ता तो अहम चीज़ है, जब नाश्ता कर लोगे तो सारा दिन अच्छा गुजर जाएगा। या तो चाय के साथ पराठा होता है या अंडा और हलवा पूड़ी होती है। बच्चों के लिए हलवा पूड़ी वो पसंद करते हैं, उनके लिए हलवा पूड़ी लेके जा रहे हैं, और ख़ुद तो हमें चने पसंद है। पेशावर के शहरी नाश्ते में हलवा पूरी और चना नान खाना पसंद करते हैं। कहते हैं भरपूर नाश्ता उन्हें सारा दिन तरोताज़ा और चुस्त रखता है। कैमरामैन इमरान खान के साथ मनाहिल अरशद, हम न्यूज़ पेशावर। वेलकम बैक जी। अब आपकी मुलाकात एक ऐसे काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी एक ऐसे मकसद के लिए वक्फ कर दिया जो इंतहाई अहम है और जिनके बारे में ये कहा जा सकता है कि उन्होंने पौधों को गोद लिया हुआ है। हम बात कर रहे हैं गुलाम रसूल की, जिन्होंने माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए 600 शहरों को सरसब्ज़ बनाने की मुहिम शुरू की है और अब तक उन्होंने 16.5 लाख से ज़ायद पौधे लगाए हैं। अच्छा, पौधे तो लगाए हैं सबीन, लेकिन वो जो मुहिम का आपने जिक्र किया है कितना इंपॉर्टेंट है ये कि वो इसकी आगाही के लिए एक सफ़र आगाज़ करने वाले हैं। मे बी लाहौर या इस्लामाबाद, हमसे पूछेंगे भी कहाँ से आगाज़ करेंगे। वो 600 शहर में जाएंगे, लोगों को आगाही देंगे, लेकिन इससे पहले 10-15 साल जिन्होंने लाखों पौधे लगाए, कितना इंपॉर्टेंट स्टेप था जिन्होंने लिया है। बिल्कुल जी। तो गुलाम रसूल हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी हमें। बहुत शुक्रिया गुलाम रसूल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। गुलाम साहब, कब से आपने, ज़ाहिर शुएब ने बताया 10-15 साल आपको हो गए मुहिम स्टार्ट किए हुए, क्या सोच थी इसके पीछे, किस तरह से मोटिवेशन आई आपके अंदर? जी वैसे तो मैं कोई 30-32 साल से ये इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन जो बाकायदा काम है वो 2010 से हमने किया। और उसके करने की एक वजह यह थी कि मैं पहाड़ी इलाके के अंदर समानी आज़ाद कश्मीर के अंदर था। वहाँ पर पहाड़ों को आग लगाई जाती थी, बड़ी उम्र के दरख्तों को काटा जाता था। तो जहाँ से बड़ा दरख्त 200 साल की उम्र का कटता था, मैं वहाँ पर एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा चीड़ और दियार का पौधा लगा देता था। तो मैंने ये सोचा कि जहाँ पर दरख्त काटने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो मैं उनका मुकाबला अपने हिसाब से करने की पूरी कोशिश करूंगा, अपने हिस्से की शमा जलाऊंगा पौधे लगाकर।
अच्छा गुलाम रसूल साहब, हम आपसे बात भी कर रहे हैं, साथ साथ हम इस वक्त लोगों को मनाजिर भी दिखा रहे हैं जो आपने इतना ज़बरदस्त काम किया, और जो आपने कहा कि 30 साल से ज़ाहिर आप कर तो रहे हैं, लेकिन जो 16.5 लाख पौधे आपने अब तक लगाए, मैं ज़रूर इस पर भी एक कमेंट आपसे लूँगा कि ये आगाज़ कब किया आपने कि अच्छा मुझे इतने पौधे लगाने, या कोई टारगेट सेट किए बगैर आपने काम शुरू कर दिया था? जी, पहले तो मैंने बस टारगेट के बगैर ही काम शुरू किया था। हमने 1 लाख पौधा कश्मीर के अंदर पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर LOC के ऊपर और उस्मानी आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं उनके अंदर हमने तकसीम किए। लेकिन जब मैंने देखा कि ये लोगों की ज़रूरत है, लोग इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, तो मैंने अपने उस मिशन को मज़ीद आगे बढ़ाया और मैंने बलूचिस्तान के अंदर कोई 30 से 35 हज़ार के करीब हमने वहाँ पर पौधे लगा दिए, थरपारकर के अंदर लगा दिए, और पाक पतन जो कि मानसून से बाहर निकल चुका था, मेरा आबाई शहर भी है, तो यहाँ पर हमने लाखों पौधे जो है वो किसानों के अंदर भी तकसीम किए, महकमा जंगलात, महकमा अनहार के साथ मिलकर भी, और स्कूल और कॉलेजेस के अंदर, और ये जो हमारे हॉस्पिटल हैं उसके अंदर हमने बागात लगाए ताकि हमारे जो पौधे हैं ये जंगल भी बने और बाग भी बने, इससे लोगों को फायदा हो। तो ये तकरीबन 2010 से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। देखो गुलाम रसूल साहब, साथ रहेगा, आपने कहा 2010 से आप काम कर रहे हैं, लाखों पौधे आपने लगाए हैं, समानी आज़ाद कश्मीर, लाइन ऑफ कंट्रोल, वहाँ से आपने आगाज़ किया, आर्मी के साथ भी काम किया, इदारों के साथ भी काम किया, स्कूलों के साथ भी काम किया, बच्चों को भी आपने मोटिवेट किया। कितनी अच्छी बात है कि आप दो तरीके से काम करें। एक जो पुराना दरख्त है, मैं पौधा नहीं कहूँगा, दरख्त कहूँगा, उसे 200 साल 100 साल जिसने हमारे आबाओ अजदाद को ऑक्सीजन फराहम की, उन पौधों का ख्याल रखना कि वो कहीं मर ना जाए, वो कहीं कोई काट ना ले, और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ डिफॉरेस्टेशन होती रही, जहाँ जहाँ लोग उन दरख्तों को काटते रहे, चूँकि हम अक्सर ये देखते हैं स्पेशली पहाड़ी इलाकों में, एक तो ये कि वहाँ पर लोग उन दरख्तों को इसलिए भी काटते हैं चूँकि ज़ाहिर है वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा हो, पकाना होता है, इस्तेमाल करना होता है, गैस नहीं है वहाँ पे। और दूसरा सबीन, हमने ये भी देखा पिछले चंद सालों में कि आग लगने के बहुत से वाक़यात रिपोर्ट हुए जंगलात में, स्पेशली पहाड़ी इलाकों में। अच्छा, एक तो ये कि जहाँ जहाँ दरख्त कोई काट रहा है तो वहाँ उसको रोकना, उसकी आगाही, और वहाँ पर नया पौधा लगाना। और एट द सेम टाइम पाक पतन का जिक्र भी आपने किया, जो मानसून से निकल गया था आपका आबाई इलाका, आपने वहाँ पर लाखों पौधे लगाए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहाँ जहाँ पर पौधे नहीं हैं, जहाँ जहाँ पर मौसम ज़्यादा मुतासर कर रहा है, वहाँ पर नए पौधे लगाए। अच्छा, वहीं पर लोगों का इंटरेस्ट बिल्कुल डेवलप करना, वो बड़ी एक बात है। इंटरेस्ट में पता नहीं, बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आपको इंटरेस्ट डेवलप कराना पड़ रहा है। तो ज़रूरत है, ये दरख्त आपको ये ऑक्सीजन फराहम करते हैं। अच्छा गुलाम साहब, आपको कुछ चैलेंज पेश आए, कोई मुश्किल पेश आई इस पूरे सफ़र में? ज़ाहिर मुश्किल तो होगा, लोगों की सोच बदलना इससे मुतल्लिक भी, लेकिन जो टारगेट आपने सेट किया, शुरू में लगा नहीं कि शायद ये अचीव ना हो सके, शायद मैं इतने पौधे ना लगा सकूं? जी बिल्कुल, बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। मेरे पौधों को उखाड़ दिया जाता है, काट दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। इस तरह की जब सूरत हाल होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन मैं उस तरह की वीडियोस अपलोड नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ पौधे लगा नहीं रहा हूँ, बल्कि पौधों को दरख्त बना रहा हूँ, जंगल लगा रहा हूँ, अर्बन फॉरेस्ट हम लगा रहे हैं। तो मैं लोगों को शऊर भी बेदार उनका कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने 3 नेशनल टूर किए, चाइना बॉर्डर से ग्वादर में 3.5 महीने एक दफ़ा अपने बच्चों से दूर रहा, जिसमें मैंने झीलों, आबशारों, सियाती मुकामात की सफाई की, और मैदानी इलाकों के अंदर, स्कूल कॉलेजेस के अंदर बच्चों के अंदर पास जाकर उनके दिल और दिमाग हैं। तो बहुत सारे इस तरह की मुश्किलात आती हैं, लेकिन अगर मैं वो दिखाना शुरू करूंगा तो जिन लोगों के हम दिल और दिमाग के अंदर पौधे लगा रहे हैं, जो पौधे लगाने की तरफ आ रहे हैं, कहीं वो डिसहार्ड ना हो जाएं, इसलिए मैं वो चीज़ें नहीं दिखाता हूँ। मैं सिर्फ अपने जो पौधे जंगल बन रहे हैं या बड़े दरख्त बन रहे हैं, मैं वो चीज़ें दिखाता हूँ ताकि हमारे लोगों को ये लगे कि आज हम पौधा लगाएंगे, 2 साल के बाद उसका हम फल खाएंगे या उसके नीचे बैठ पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, थोड़ा सा गुलाम रसूल साहब अपनी मुहिम के मुतालिक बताइएगा, जो मुहिम का आप आगाज़ करने वाले, एक नई मुहिम जिसमें आप 600 शहर जाएंगे, वहाँ पर लोगों को आगाही देंगे। इस मुहिम से मुतालिक ज़रा डिटेल से बताइएगा, कब आगाज़ करेंगे, कहाँ से आगाज़ करेंगे, किस किस शहर में जाएंगे? वैसे तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, बट कुछ शहर अगर आप बता सकें, उसमें करेंगे क्या आप? जी बहुत शुक्रिया। ये जो मैं माहौलियात की बेहतरी के लिए, क्लाइमेट चेंज की बेहतरी के लिए जो या इसका मुकाबला करने के लिए जो लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए जिस मुहिम का आगाज़ करने जा रहा हूँ, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की नहीं, ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी ये शौरी मुहिम है जो मैं चलाने जा रहा हूँ।
आज दिन तक पूरी दुनिया के अंदर 600 शहरों के अंदर किसी बंदे ने क्लाइमेट चेंज के हवाले से कोई काम नहीं किया है। इस मुहिम के अंदर 1 साल के अंदर मैं 25,000 किलोमीटर का सफ़र करूंगा। पंजाब से ग्वादर होगा, खैबर टू कराची होगा, कोई ज़िला, कोई तहसील, कोई छोटा बड़ा शहर जो है वो छूट नहीं पाएगा। और मेरा ये जो प्रोग्राम है, मेरी कोशिश है कि मैं 18 अगस्त के दिन में शुरू करूं और इस्लामाबाद से इसका आगाज़ करूं। और इस मुहिम का जो मकसद है वो 2 हैं। एक तो ये है कि सियाती मुकामात जो हमारे हैं KP के, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के, उनकी खूबसूरती को हम दिखा सकें दुनिया को, पीसफुल पाकिस्तान हम दिखा सकें। उसके साथ जो हमारे टूरिस्ट कचरा डालते हैं उनकी हम सफाई कर सकें अमली तौर पर, कि किस तरीके से रत्ती गली झील जो कि 13,700 फीट बुलंदी पर है और वहाँ जाकर लोग कचरा डाल रहे हैं, तो वो कचरा भी हम कलेक्ट करेंगे। और बाकी तमाम शहरों के अंदर हम तालीमी अदारों के अंदर जाएंगे, वहाँ पर जाकर बच्चों के दिल और दिमाग के अंदर पौधों की बिल्कुल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को इसकी अहमियत बताई जाए कि दरख्त लगाना, पौधा लगाना ये कितना इंपॉर्टेंट काम है और जिसको सब अपनी जिम्मेदारी सबको समझना चाहिए। आपको कामयाब कर रहे हैं, बड़ा नेक काम आप कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम आप कर रहे हैं, डेडिकेटेड हैं। और जाहिर सी बात है कि ये हर कोई अपने लिए जब काम कर रहा होता है ना कि हमें ये चाहिए और पर्सनली हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, वहीं पर मुआशरे के बारे में सोचना, माहौल के बारे में सोचना, ये वाकई एक बहुत बड़ा कदम है आपका। बहुत शुक्रिया गुलाम रसूल साहब में ज्वाइन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं नाजरीन और जर्मनी का शहर फ्रैंकफर्ट, जहां पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसकी बात करते हैं। जहां अफगान शहरियों ने पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला किया, पाकिस्तानी परचम को उतारा, उसको जलाने की कोशिश की। उन्होंने कौंसल खाने पर पथराव भी किया, तोड़ फोड़ भी की। इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। इस पर हम बात भी करेंगे। जर्मनी में सहाफ़ी हैं मिर्ज़ा रोहेल साहब, आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मिर्ज़ा रोहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मैं ज़रूर चाहूँगा थोड़ा सा इसकी पहले डिटेल हमसे शेयर करें। वैसे तो लोगों को मालूम है, लेकिन फिर भी एक बैकग्राउंड के तौर पे कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड दैट डे। जी बहुत शुक्रिया। ये फ्रैंकफर्ट में वाक़या जो है हफ्ते के रोज़ पेश आया है पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने। ये अफगान शहरियों का एक ग्रुप था, वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने प्रोटेस्ट करना था। ये 150 से 200 के करीब जो है वो लोग थे जिनको इजाज़त थी प्रोटेस्ट करने की, मगर ये जो पुलिस के मुताबिक ये तादाद 400 से ज़ायद थी जो लोग वहाँ पे एहतजाज के लिए पहुँचे। तो उनमें से मुश्तिल मुजाहिरीन में से एक ग्रुप था जो कि कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान फ्रैंकफर्ट का जो हिफाजती जंगला है उसको वो क्रॉस करते हुए कौंसल खाने के अंदर दाखिल हो गए। और कौंसल खाने के अंदर दाखिल होने के बाद उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कौंसलेट के शीशे टूट गए और उनमें से चंद नौजवान जो है उन्होंने वो आहनी जो रॉड है उसके ऊपर चढ़कर जो कौमी परचम है वहां पे जो कौंसलेट में लहरा रहा होता है उसको नीचे उतार लिया और उसको जिंदा और उसको जलाने की कोशिश की। ये जो मुजाहिरीन थे इन्होंने अपने हाथों में अफगानिस्तान के जो फ्लैग थे वो भी उठा रखे थे और ये इंतहाई बदतमीजी से जो है वो पाकिस्तान, जाहिर है इसकी जितनी मजम्मत की जाए जाहिर है वो कम है। रोहेल, क्या मुतालबात है, क्या वजह सामने आई, लोगों का क्या कहना था जब लोगों से वहां पर बात हुई? जी ये अभी तक हतमी तौर पर कंफर्म नहीं हो सका कि ये लोग किस वजह से प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, मगर जो मेरी कौंसल खाने से जब बात हुई, कौंसल जनरल से बात हुई, बर्लिन एम्बेसी में मेरी बात हुई, तो उनका यही कहना था कि हमें पुलिस की तरफ से कोई इत्तला नहीं थी। और इस वाक़े के जो है रिएक्ट में जो कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान है और जो कौंसल खाना है उसने अपना सख्त मौक़िफ़ दिया है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो इस तरह का जो वाक़या पेश आया है ये मेज़बान मुल्क की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो कौंसल खाना है, जो सफारती मिशन है उसको प्रोटेक्ट करें और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लें। और उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि ये जो सोशल मीडिया पर वीडियो इस वक्त फैली हुई है इसकी मदद से जो मुलज़मान नजर आ रहे हैं वीडियो में उनकी शिनाख्त की जाए और उनको करार। बिल्कुल ठीक है। तो इस पर कोई रिस्पांस आया अभी तक जर्मन हुकूमत का, इंतजामिया का कोई रिस्पांस आया? जी जर्मन जो गवर्नमेंट है उसने यही कहा है अपने रिस्पांस में कि वो हम लोग जो है मुकम्मल आपको यकीन दहानी करवाते हैं कि आपके साथ इंसाफ होगा और इस वाक़े में मुलव्वस जितने भी अफराद हैं उनके खिलाफ जो है वो कोई गिरफ्तारियां हुई, कार्रवाई का आगाज हुआ?
नहीं, अभी तक इस हवाले से हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो है वो किसी को अरेस्ट किया गया है या कुछ, मगर उन्होंने ये यकीन दहानी जरूर करवाई है कि हम जो है वो इस हवाले से, और इसके अलावा वजारत खारजा ने पाकिस्तान की, उन्होंने भी सख्त तरीन मौक़िफ़ जो है वो लिया है इस हवाले से कि जो सफारती मिशन है उसकी जो जिम्मेदारी है वो जर्मन हुकूमत की बनती थी, मगर अनफॉर्चुनेट आप इस जिम्मेदारी को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। और अगर वियना कन्वेंशन की हम बात करें तो और वियना कन्वेंशन में ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जो सफारती मिशन है उसकी हुदूद की जो जिम्मेदारी है वो मेजबान मुल्क की बनती है, और वहां पर जो काम करने वाले सफारतकार होते हैं उनकी जिम्मेदारी भी जो है वो मेजबान मुल्क की बनती है। बिल्कुल ठीक। तो ज़ाहिर वो उन्होंने यकीन दहानी भी कराई है कि बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी और जो भी इस मुलव्वस है उसको सज़ा मिलेगी। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा रोहिल, आप सहाफ़ी हैं वहाँ पर मौजूद और वहाँ पर जो भी इस वक्त हालात हैं उससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, ये बात बिल्कुल ऐसे है कि कुछ अनासर हैं जो दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि ताल्लुकात बेहतर हों, वो सिर्फ फिर कोई शरपसंद अनासर उस मुल्क का भी हो सकता है और इसमें कोई इंटरनेशनल भी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। ज़ाहिर है ये सिर्फ बातें अभी परसेप्शन की बुनियाद पर भी हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, कार्रवाई के बाद चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी, बट ऑब्वियसली जितनी मुजम्मत की जाए पूरे वाक़े की वो बहुत कम है। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब जरा बात करते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की। अच्छा, आला तालीम हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स की ये कोशिश होती है कि वो बैनुल मुल्क जाएँ, वहाँ पर तालीम हासिल करें, और ज़ाहिर हम देख रहे होते हैं बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ जाकर बड़ी अच्छी अपनी तालीम भी हासिल कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स भी उनके सामने आ रहे होते हैं। एग्जैक्टली, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया जा रहे होते हैं, कनाडा जा रहे होते हैं, यूएस जा रहे होते हैं, यूके जा रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं। ज़ाहिर है ये एक रुझान है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स की एक शिकायत सामने आई है, वो ये कहते हैं कि हमें कोई वजह नहीं दी जाती है और हमारा जो वीज़ा है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो रिफ्यूज कर दिया जाता है, और उसके बाद तो गलती है जो हो रही है बार बार जो है वो आप, लेकिन शुएब जब गलती होती है तो गलती तो आपको बताई जाती है ना, एक्सप्लेनेशन दी जाती है वीज़ा रिजेक्शन के टाइम। या ये हो सकता है सबीन की वजह बताई जाती हो एक तरीके से, लेकिन वो हमेशा समझ ना आती हो, मे बी प्रोसेस ऐसा हो, यू नेवर नो। इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं। कोई ऐसा केस जिससे मुताल्लिक आप राय लेना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, आप खुद या आपके बच्चों से मुताल्लिक कि अच्छा वो जाना चाहता है। अगर हम स्पेशली यूके की बात कर लें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं, तो क्या ऐसी गलतियाँ जो हम करते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्रिजीस कासिम ने, एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वेलकम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन करने के लिए। क्या वाकई ये रुझान 1, 1.5, 2 सालों से हम देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, एडमिशन सिक्योर तो कर लेते हैं, लेकिन वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है? क्या वाकई ऐसा ही है, ये ट्रेंड शुरू हो गया पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए? जी, इसमें कह सकते हैं कि जो वीज़ा रेशो है वो रिजेक्शंस का बढ़ चुका है, एंड उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि बच्चे फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, मीनिंग कि कुछ एजेंट्स एंड सब एजेंट्स उनको मिसगाइड कर रहे हैं टुवर्ड्स फेक बैंक स्टेटमेंट्स, या वो एक टिक बॉक्स अप्रोच फॉलो नहीं कर रहे। विदाउट प्रायर नॉलेज वो गलत प्रेपरेशन के साथ यूके एम्बेसीज़ में अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, रेड इनटू AACR एंड रूटर्स 2023, उसमें आपको ये भी समझ आएगा कि इसकी मेन रीजंस हैं द जियोपॉलिटिकल रीजंस जो बिटवीन द नेशंस है। लेट्स से कनाडा आपको 800,000 वीज़ा एप्लीकेशंस अलाउ कर रहा था फॉर स्टूडेंट्स। दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 360,000, which means कि आपका number of students from the embassy reduce हो गया है। Naturally आपका visa rejection ratio आधे से भी कम हो। Yes, so that's just for Canada. However, अगर हम जी UK market को देखें तो आज से एक decade ago वहाँ पे आपको PSW नहीं मिलता था, आपको after graduation simple words में job opportunities नहीं मिलती थी from the UK। अब वहाँ पे there's a rise in that क्योंकि immigration laws change हो गए हैं। So we could discuss that further, but yeah. चलिए, ये एक ठीक है, ये आपने एक बड़ी अहम बात इसको आपने हाईलाइट किया, बट एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती इस तरह, क्योंकि ये जो बैंक स्टेटमेंट की आपने बात की ये तो बहुत कॉमन है। अच्छा, इतने रुपए अगर चाहिए तो फलाने से कुछ ले लिया, फलाने से ले लिया, और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट कंप्लीट करके आपने उसको सबमिट करवा दिया, और जैसे ही वीज़ा लग गया, जैसे ही पहुँचे वापस आपने पैसे भेज दिए। ये स्टूडेंट्स के लिए खुद कितना नुकसानदेह हो सकता है, इसके ऊपर ज़रा अवेयरनेस दीजिए। बिकॉज मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहती हूँ फॉर पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स एज वेल,
क्योंकि उनको मिसगाइड करने के बाद उनका एक एकेडमिक ईयर ज़ाया हो जाता है। ऑब्वियसली वो एक क्रूशल एज में होते हैं, वेदर दे आर 16 years old, 19, 20। इनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो अंडरस्टैंड करें कि द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लेट्स से अगर किसी ने यूके जाना है तो आपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी होनी चाहिए www.gov.uk, मीनिंग उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो आपको फाइनेंशियल कैलकुलेटर करके देती है कि आपने ये बैंक स्टेटमेंट रखनी है। दैट्स द राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली आप काउंसलिंग करवाएं, आप एक प्रोसीजर को फॉलो करें, लेकिन आई वुड से बी विजिलेंट योरसेल्फ एज वेल, खुद ध्यान दें अपने पूरे प्रोसेस में। ओके और ये बुनियादी गलती है बैंक स्टेटमेंट की जो कि स्टूडेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपने जिस तरह कहा ना कि डॉक्यूमेंटेशन में गलतियां हो रही हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा वन बाय वन हमारे जो सुनने वाले हैं कि एक तो बैंक स्टेटमेंट बनाने में हम गलती कर रहे हैं, उसके अलावा कौन कौन सी गलतियाँ जो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, बैंक स्टेटमेंट। हमारे पाकिस्तान में फाइनेंशियल डिस्पैरिटी है। हम नॉर्मली कैश बेस्ड सोसाइटी थे। येस, ओवर द पास्ट 5 years हमारा रुझान हुआ है वो बिकमिंग डिजिटलाइज्ड एंड वी कॉल इट बैंक्ड, लेकिन अभी भी नीड टू रियलाइज कि स्टूडेंट्स अपने सारे फंड्स नेचुरली बैंक्स में नहीं रखते, इवन दो देयर पेरेंट्स। तो सबसे पहले तो उन्हें ये समझाना है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट या तो आपके नाम पे होगी या आपके पेरेंट्स के नाम पे होगी। सही। देन देयर हैज़ टू बी अ डॉक्यूमेंट प्रूविंग कि ये दोनों चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब आ जाते हैं अमाउंट पे। तो क्या उसमें फ़ी रखनी है, क्या उसमें लिविंग एक्सपेंसेस रखने हैं, ये कंट्री टू कंट्री एंड इवन सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। बट ये सारी इंफॉर्मेशन आपको रेलेवेंट वेबसाइट्स पे मिल जाती हैं। इवन अगर किसी यूनिवर्सिटीज़ में आप जाते हैं, आपको ऑफर लेटर मिलता है, उसके साथ ही वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये अमाउंट ऑफ फंड्स आपको चाहिए। ये गलती भी हो जाती है कि जब आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं और हर एक की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो, तो फिर ज़्यादा थोड़ी सी गलती हो भी जाती है। I would say if you're applying at different countries, let's say Australia, Canada or US, बहुत सारे ममालिक में सेम रिक्वायरमेंट नहीं है बैंक स्टेटमेंट की। नंबर ऑफ डेज आपने उसको कितनी देर रखना है वो रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो STS, नॉन STS, ये वो टेक्निकल टर्म्स हैं, बट द पॉइंट इज आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत होती है। यू नीड टू सी कितने फंड्स हैं, कितने दिनों के लिए हैं, और उसमें भी अगर आपकी इंटेंशन टू स्टे है, लेट्स से अगर आप वर्क वीज़ा के लिए जाना चाह रहे हैं किसी मुल्क में, जो बहुत सारे बच्चे बेसिकली यही चाहते हैं कि आप हमें स्टूडेंट रूट से वर्क वीज़ा की तरफ कन्वर्ट करें, देन उनकी इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अभी आपकी कनाडा मार्केट में देयर इज़ अ जॉब शॉर्टेज, मीनियल जॉब्स अवेलेबल हैं। सिंपल वर्ड्स में, आप बच्चे बेचारे जॉब्स कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स में, एंड वहाँ पे जॉब मार्केट सूटेबल नहीं है। हाउएवर इन द यूके, क्योंकि आपको कोरोना के बाद ये वीज़ा अलाउ हुआ है 2 साल का PSW, तो आपके लिए यूके मार्केट ज़्यादा बेहतर है, स्पेशली फॉर द वाइट कॉलर जॉब्स। इस वक्त अगर स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना तो सबसे बेहतर यूके मार्केट है। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा बता दें कि वो जो डॉक्यूमेंट में हम गलतियों की बात कर रहे थे, तो उसमें बैंक स्टेटमेंट के अलावा कौन सी गलतियाँ स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं? बेसिक गलतियाँ वो कर देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी ने लिखा हुआ है अपने कैश लेटर पे कि हमें इतनी फ़ी जमा करवानी है, अगर वो उससे अमाउंट कम जमा करवाएंगे, सो ऑब्वियसली वो आपका एक प्रॉब्लम बन गया। सेकंड, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, सो ऑब्वियसली दे नीड अ सीरीज ऑफ योर ट्रांसक्रिप्ट्स एंड फाइनल डिग्री। अगर आप ट्रांसक्रिप्ट्स भेज रहे हो, फाइनल डिग्री नहीं भेज रहे, फिर आपका ऑफर लेटर डिले होगा। आप वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हैं, लेकिन आपने वीज़ा एप्लीकेशन और टाइम ऑफ द स्टार्ट ऑफ द कोर्स डिफरेंट है आपका, आप लेट हो जाते हो पूरे प्रोसेस में, तो यूनिवर्सिटीज़ ऑटोमेटिकली कैश रिजेक्ट कर देती हैं, आपको अलाउ नहीं करती कि आपने लेट्स से सितंबर का वीज़ा लिया है और आप जनवरी तक आ रहे हैं। बड़ी बेसिक सी बातें आपने बच्चों को गाइड करना है, क्योंकि ऑब्वियसली वो किस लिए जा रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, मास्टर्स के लिए, फाउंडेशन के लिए। दिस फिनोमेना जिसको कहते हैं मार्केट में डन बेसिस, मीनिंग कि हम आपका टेस्ट भी करवा देंगे और आपको झूठ बोल के बेच देंगे, ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। इसको IELTS से मत डरें, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम विद IELTS। IELTS के अलावा भी टेस्ट्स हैं, लैंग्वेज सर्ट है, ऑक्सफोर्ड है, उसकी फ़ी बड़ी इकोनॉमिकल है। बहुत सारे एजुकेशन कंसल्टेंट्स लाइक माई सेल्फ, हम बच्चों को फुल स्कॉलरशिप देते हैं फॉर दिस प्रिपरेशन एंड इंग्लिश टेस्ट। हम उनको गलत डॉक्यूमेंट्स के साथ अवेयरनेस बेसिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चल जाते हैं, IELTS के अलावा भी टेस्ट इक्विवेलेंट होते हैं, और वो अब तो काफ़ी ज़्यादा इसका रोल IELTS का डर ही बिठाया हुआ है। हमें अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़, लाइक ऑब्वियसली हमारा स्टैंडर्ड इतना अच्छा है कि हम एक्सचेंज प्रोग्राम्स पे भी बच्चों को बुलाते हैं, मीनिंग हम एक इंग्लिश बेस्ड एकेडमिक
सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एग्जेम्प्टेड हैं फ्रॉम IELTS एज वेल। अगर आपके पास उस यूनिवर्सिटी की डिग्री है 70% HSC में आपके मार्क्स होने चाहिए। कॉलर भी हमारे साथ ब्रिजेश, उनको भी जरा शामिल करते हैं। याहिया हमारे रेगुलर कॉलर है। जी याहिया, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम, आप दोनों को बहुत सलाम हो और आपकी गेस्ट को भी। मेरे 2 बेसिक सवाल हैं। एक तो सवाल इनसे मेरा ये है कि हाउ टू फाइंड अ गुड कंसल्टेंट। अगर हम किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, हमें उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे पता चलती है? हाउ व्हाट आर द क्वेश्चन वी हैव टू आस्क फ्रॉम देम? ठीक है, तो ये सवाल। दूसरा सवाल ये कि क्या बहुत सारे मुल्कों में ऐसी गोस्ट यूनिवर्सिटियां हैं जो सिर्फ वीजे के हुसूल के लिए आपको बुलाती हैं और अनफॉर्चुनेटली आप वीजा हासिल नहीं कर पाते? एक सवाल ये हो गया। और एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं करना चाहूंगा, देखिए इफ यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट, क्या इमिग्रेशन ऑफिसर के पास ये लॉजिक के बिना कोई चीज ऐसी हो सकती है कि आपको सब चीजें होने के बाद भी रिजेक्ट कर दे? ठीक है, 3 सवाल है जी। वेरी इंपॉर्टेंट। पहला सवाल तो उनका ये है कि क्या था सवाल, भूल भी गया। एजेंट की बात करें, कंसल्टेंट कैसे मालूम हो कि ये सही कंसल्टेंट? आपने भी क्योंकि शुरू में जिक्र किया कि जो एजेंट्स बेसिकली होते हैं ये आपको मिसगाइड कर रहे होते हैं, सो कैसे पता लगाया जाए कि ये एजेंट, ये कंसल्टेंट ठीक है? पहले एक्नॉलेज करते हैं कि रैम्पेंट इंसिडेंट्स हुए हैं बच्चों के लिए जिनका लाइफ नाइटमेयर बन गया, तो बहुत सीरियस चीज़ है ये। आई वुड सजेस्ट कि लेट्स से आप उस कंसल्टेंट को ढूंढें। माई क्वालिफिकेशन इज अंडर ग्रेजुएट फ्रॉम क्वीन मैरी विच इज़ इन ऑब्वियसली लंदन, एंड देन यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से मेरा कॉर्पोरेट लॉ है। ऑफ कोर्स मेरा अपना एक्सपीरियंस है यूके में पढ़ने का। इफ़ आई गाइड यू कि यू शुडंट गो टू मैनचेस्टर, यू शुड स्टडी इन लंदन, आपको इस बात की श्योरिटी होती है एटलीस्ट जो आपको बता रहा है वो खुद वहाँ गया तो है। एटलीस्ट इतनी रिक्वायरमेंट आप मेक श्योर करें कि जो आपको जहाँ पे गाइड कर रहे हैं वो एटलीस्ट वहाँ से सफ़र करके आए हुए हो, ट्रैवल हो। ज़रूरी नहीं है कि उनका एकेडमिक बैकग्राउंड वहाँ का हो, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको कहीं एजेंट्स फ़ी मांग रहे हैं, कंसल्टेशन चार्जेस ले रहे हैं, एंड दैट्स एन अलर्ट, वो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अच्छा, आपने नो फी पे जाना है, नो वीजे नो फी, बेसिकली दिस इज द मार्केट। लगेगा तो फी मिलेगी। और फी भी हमें नहीं देनी, हमें यूनिवर्सिटीज अपना कमीशन दे रही हैं। आई ओपनली वांट टू टॉक अबाउट इट। और हमें पाउंड्स में मिल रहा है, लाखों में मिल रहा है। स्टूडेंट्स से आप लोग नहीं लेते? स्टूडेंट्स से कुछ नहीं चाहिए। परफेक्ट। इनफैक्ट आप स्टूडेंट्स को उनके इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की प्रिपरेशन करवाएं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम उनको आइल्स का टेस्ट भी फ्री में देते हैं। अच्छा, उनको टोकन भी देते हैं, उनको ट्यूटर्स भी देते हैं, वीजा भी फ्री में अप्लाई करवाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है तो ना, बेसिकली होना भी ऐसे जो आप बता रहे हैं कि होना भी ऐसे ही चाहिए, उनको मिल रहा है यूनिवर्सिटी से। हाँ, तो आपको नहीं। तो एक और कॉलर जिनसे बात करते हैं, साकिब इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम साकिब, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। मैं यूके स्टडीज के हवाले से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जी जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा बजट 20 to 25 लाख है, तो मुझे कोई अच्छी सी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी जिसमें मेरा एडमिशन हो सकता है? करना क्या है? फाउंडेशन करना है, अंडर ग्रेजुएट क्या करना है? मास्टर्स के लिए बताएं जी। 20 से 25 लाख और मास्टर्स करना जी। इसका सिंपल आंसर ये है कि आपने कुछ अमाउंट डिपॉजिट करके जानी है, तो आपके पास 4000 पाउंड तक के भी डिपॉजिट है। टोटल फी मैं आपको फिर भी कहूँगी कि आपके पास 30 से 35 लाख हों। आप यहाँ से कुछ अमाउंट जैसे ही देके जाते हैं, 2 से 3 महीने बाद रिमेनिंग फी ड्यू हो जाती है। सो टोटल ऑफ लेट्स से 9600 पाउंड्स का भी हमारे पास प्रोग्राम है। मिनिमम फी आप समझ लें 35 लाख 360 का पाउंड चल रहा है। तो आपने ऑब्वियसली रहना भी है, खाना भी है, वीजा भी लगवाना है, फिर इस तरह आप एक्सप्लॉइट नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, गोस्ट यूनिवर्सिटीज तो नहीं होती? नहीं होती। सो गोस्ट यूनिवर्सिटीज का भी आपने यहाँ से पता करके जाना। ठीक है। और फाइंड देम ऑन द वेबसाइट, लुक इनटू देम। आप देखें ऑफर लेटर जेन्युइन है कि नहीं है। ठीक है। कॉल बैक दैट यूनिवर्सिटी। तो अब तो देखें डिजिटल दुनिया है, अब ये तो नहीं कोई कह सकता कि मैंने नहीं देखा। बस लास्ट छोटा सा एक कमेंट, वो जो लोग कहते हैं जी ये रिजेक्ट कर दे वीजा, रीजन नहीं बताई, क्या वाकई ऐसा होता है? रीजन वैलिड बताई जाती है? नो, डेफिनेटली ये मिथ है। नंबर 1, अगर वीज़ा रिजेक्ट होता है, देयर आर रूल्स जिसके ऊपर वो मेंशन करते हैं। लेट्स से क्लॉज 3.14 फाइनेंशियल रीजंस, या आपका बैंक स्टेटमेंट पूरा नहीं था। एग्जैक्टली। रिजेक्शन और रिफ्यूजल और बैन में फ़र्क है। रिजेक्ट होने के बाद आप दोबारा अपील पे जाके उसको अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इससे पहले नहीं होना, बस आपने बैन नहीं होना, तरीके से चलेगा तो बैन नहीं होगा। जो बात उन्होंने की ना कि कंसल्टेंट एजेंट को आपने कैसे ढूंढना है,
वो जो है ना कि नो फीस नो वीज़ा, या जब वीज़ा लगेगा तो फिर फीस की बात होगी, वो भी आपने नहीं देना, वो खुद बता दिया उन्होंने, कैसे बहुत से यूनिवर्सिटीज उनको पे कर रहे होते हैं, आपने जाना है इनके पास, वो गाइड भी करेंगे। यहाँ पे देखें डबल पैसे वो तो लेने वाले होते हैं, खुद भी अवेयरनेस खुद भी दे रहे होते हैं, ऑफर करते हैं पैसे ले लो लेकिन बस करा दो काम। एग्जैक्टली, तो ये ना करें, सही रास्ता। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, बड़ा इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट रहा और जाहिर है जितने यंगस्टर्स अब तक हमें देख रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, उनकी बहुत सारे क्वेश्चंस जो उनके आंसर्स उनको मिल गए। एग्जैक्टली, हमें आगे बढ़ना है और हमें बात क्रिकेट की भी करनी है, और इसमें पाकिस्तान की जो वुमेन टीम है उसकी हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। वुमेन्स एशिया कप में पाकिस्तान आज यूएई से टकराएगा और पाकिस्तानी वुमेन्स टीम पिछले मैच में नेपाल को एक तरफा मुकाबले में 9 विकेटों से शिकस्त देने के बाद पूरा एतमाद है और यूएई के खिलाफ भी अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तानी टीम ने इस मैच में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग इन तीनों शोबों में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है और शायकीन को दिलचस्प खेल देखने को मिला है। इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ जो आने वाला इवेंट है, हम जरा मेंस इवेंट की बात भी जरूर करेंगे, बैलेंस लेकर चलेंगे और उसमें जरा चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे क्योंकि एक एनुअल मीट जो एक फाइनल मीटिंग हुई है दैट इज रिगार्डिंग बजट, वो अप्रूव हो चुका है, उस पर भी बात करेंगे। और जो इंडिया इस वक्त सोच रहा है इसको मुतासिर करने के लिए, उस पर भी हम कमेंट लेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब साथ मौजूद हैं। बेग साहब बहुत शुक्रिया। बेग साहब, सबसे पहले मैं पाकिस्तानी वुमेन टीम की बात करूंगा और नेपाल के खिलाफ जो आसान फतह थी उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। सो हाउ डू यू सी दिस? और ओवरऑल अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें, स्पेशली अगर मैं ओपनिंग जोड़ी की बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र भी आ रही है, बहुत फॉर्म में नज़र भी हमें आ रहे हैं। तो हाउ डू यू सी दिस? बहुत बहुत शुक्रिया शुएब आपका, और सबीन आप भी मौजूद हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो कमजोर टीमों को हराकर तो खुशी के शादियाने बजाती है, लेकिन जब कोई तगड़ी टीम सामने आती है तो पाकिस्तान के हाथ पांव फूल जाते हैं। हमें इस जानिब तवज्जो देनी होगी। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है कि हर दौरे पर भेज रहा है, डेली अलाउंस, 5 स्टार होटल में इनकी अकोमोडेशन, हर चीज, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दिया हुआ है। लेकिन जब बड़ी टीम में आपने देखा इंडिया के खिलाफ 7 विकेटों से हारे और 106 रन 7 रन बना सके, तो इसका, और फिर आप अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें, वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई, T20 वनडे सीरीज में हम हार गए। उसके अलावा इंग्लैंड के दौरे पर उससे पहले गए, वहां वनडे T20 हार गए। अब तक हमारी जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो, हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है विमेन टीम की। तो ये सोचना पड़ेगा, इतना पैसा लगा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो आखिर विमेन क्यों नहीं रिजल्ट प्रोड्यूस कर पा रही? अच्छा, मेरा ख्याल है इस चीज़ को भी हाईलाइट करने की बड़ी ज़रूरत है कि अब तवज्जो दी जा रही है वुमेन्स टीम के ऊपर भी और पैसा लगाया जा रहा है, क्योंकि अक्सर हम यही कहते हैं तवज्जो नहीं दी जा रही जिसकी वजह से परफॉर्मेंस सामने नहीं रही। तो जाहिर है वुमेन्स टीम के ऊपर हम वो प्रेशर नहीं देखते जो कि मेंस टीम के ऊपर होता है, कोई भी अगर टूर्नामेंट चल रहा हो। अच्छा, आज के हवाले से बताइएगा कि क्या आपको लगता है यूएई के साथ जो पाकिस्तान आज टकराएगा, तो आप किस तरह एनालाइज कर रहे हैं इसको? तो बस सभी मैं ऐसे ही देखता हूँ, शेर और बकरी का मुकाबला, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बड़ी मजबूत है। यूएई अभी अपने इब्तिदाई मराहिल में उन्होंने अपनी टीम तश्कील दी है, लेकिन चूंकि एशिया कप है तो वो एशिया कप में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तानी टीम ने जो है वो, अगर उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखे, 2014 में ग्वांजू में इन्होंने एशियन गेम जीते थे जब भारतीय टीम नहीं आई थी। उसके अलावा पाकिस्तान जो है वो इवन श्रीलंका से भी हार जाता है। हम वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन जैसी टीमों से हार जाते हैं, और बड़ी टीमों की तो बात ही छोड़ दें, चाहे वो भारत हो, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। जी बेग साहब, आप दूर बैठे हैं ना, आप तनकीद कर रहे हैं, मैं सबीन के बहुत करीब बैठा हुआ हूं, तो मैं खवातीन की टीम पे बिल्कुल तनकीद नहीं कर सकता, मैं डरता हूं इनसे। जल्दी से मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लूंगा, आप ये कर सकते हैं। तो मैं, मेरा ख्याल मौजू बदल देता हूँ, मौजू बदल लें, सवाल बदल लें। अब मेरा ख्याल बेग साहब, हम पे दूसरी टीम सवाल बदलते हैं, टॉपिक चेंज कर लेते हैं बेग साहब। सवाल बदलने से पहले एक जुमला बता दूं जी 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 कि पाकिस्तान की विमेन क्रिकेटर, एक विमेन क्रिकेटर जो थी, उसने अपनी छोटी सी गाड़ी में 5 या 6 लड़कियों को बिठाया कराची में और 5 स्टार होटल में ठहरी हुई थी। मैनेजर को बगैर बताए निकल गई, एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उस खिलाड़ी को टीम से बाहर कर दिया गया। ये हाल है बस। That's bad. इतनी चोट आई होगी वैसे। ये बात मैंने कहा, ये आप ही कह सकते हैं, आप दूर हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं इतनी कंसर्न हूं कि परेशान हो गई, ऑब्वियसली। क्यों बताया बगैर गई थी? इतनी इररिस्पांसिबिलिटी सबीन। देखिए, सेफ्टी फर्स्ट, फाइन, मूविंग फॉरवर्ड। अगला मौजूद दैट इज अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी, फरवरी मार्च 2025 मैदान सजना है पाकिस्तान में, और अल्लाह करे कि सजे मैदान पाकिस्तान में। बेग साहब, इसमें जरा वो बजट तो अप्रूव हो गया आईसीसी का, बड़ी अच्छी मीटिंग है, लेकिन ये जो खबरें आना शुरू हो गई हैं कि अच्छा वो न्यूट्रल वेन्यू, अच्छा कहीं और मैचेस का इनकाद भारत नहीं आ सकता,
वही ड्रामा जो भारत का हमेशा होता है। अब ऐसे में हाउ डू यू एनालाइज दिस सिचुएशन? देखिए, भारतीय क्रिकेट बोर्ड शोएब पसे पर्दा रहकर सारे शॉट्स खेल रहा है कि अपने मीडिया के जरिए, खुद तो कुछ नहीं कह रहा, ना उसने कोई प्रेस रिलीज इशू किया, ना उसकी हुकूमत ने कुछ कहा कि पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। लेकिन कल जब आखिरी दिन था तो ये कहा जा रहा है कि वो श्रीलंका के शहर कोलंबो के 5 स्टार होटल में 8वें फ्लोर पर मुलाकात हुई एक मोहसिन नकवी साहब की और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह की, और उसमें जय शाह ने ये कहा है रिलक्टेंटली कि जी हम शायद ही आए पाकिस्तान, लेकिन भारत रोड़े अटकाता है। ये चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का इवेंट है, बहुत पहले पाकिस्तान को अलॉट किया गया है, जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं उन सबको अलॉट किया जाता है कोई ना कोई आईसीसी का इवेंट। 1996 के वर्ल्ड कप के बाद हम कोई आईसीसी के इवेंट की मेजबानी करेंगे, अगरचे 2008 में हमने एशिया कप की मेजबानी की थी, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट था। तो भारत रोड़े अटका रहा है, वो इंतजार में है कि नवंबर में शायद इस बात के इम्कानात रोशन है कि ग्रेगरी बाकले जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, शायद उन्हें तब्दील, वो उनका टेन्योर पूरा हो जाए और जय शाह बन जाए आईसीसी के चेयरमैन। तो उस सूरत में अभी तो वैसे ही डोमिनेट कर रहा है भारत, तो फिर मुकम्मल तौर से डोमिनेट करेगा। तो अभी पाकिस्तान ने एक वाज़ेह स्टैंड लेना है, हमें सरेंडर नहीं करना। मोहसिन नकवी साहब ने वाज़ेह स्टैंड लिया हुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में होगी। 12.5 अरब रुपए हम खर्च कर रहे हैं 3 स्टेडियम्स की रेनोवेशन पर, और लाहौर की तो बिल्डिंग गिर चुकी है, जो मेन बिल्डिंग है उसको बनाया जा रहा है। तो ये भारत की जानिब से हटदर्मी है। हालांकि पाकिस्तानी टीम गुज़िश्ता बरस 2023 में वर्ल्ड कप खेलने गई थी, उससे पहले 2016 में T20 वर्ल्ड कप शाहिद आफरीदी की कप्तानी में हम खेलने गए। तो भारत सिर्फ रोड़े अटका रहा है, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। इसमें आई थिंक हमारा स्टैंड वही होना चाहिए कि हम खेल को फ़रोग देते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम ब्लैकमेल नहीं होते, और हमें पाकिस्तान में ही ये खेल को सजाना है। फिर चाहे इंडिया आता है नहीं आता उसकी अपनी चॉइस है, आए तो बहुत अच्छा, हम अच्छे मेहमान नवाज हैं भाई, ख्याल भी रखेंगे, आना तो चाहिए, बट ना आए, अगर वो खेल को मुतासिर करना चाहे, खेल में सियासत करना चाहे तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। बेग साहब शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।